मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज घटना चक्र जनरल स्टडी में 1857 की क्रांति को देखेंगे। 1857 की क्रांति यह 1854, 1856, 1857 एवं 1858 ईस्वी में किस वर्ष भारतीय सैनिक के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिक को समुद्र यात्रा करना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद है 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? तो बर्मा जाने से इनकार दिया। समुद्री मार्ग में जाने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? तो जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई को मारा गया। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में हुई। इसके बाद है मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई? बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह में को भारत का स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके बाद है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ? बैरकपुर में प्रथम गोली चलाई थी। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। किसका रेजिमेंट का था? 34वीं रेजिमेंट का था। तो अब क्या मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, जिसको बाग कहते हैं, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। जिस रेजिमेंट से मंगल पांडे थे उस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? तो सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल की नियुक्ति किया गया था। बहादुर शाह क्या था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान उसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। किसको? बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में बंद कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसका समय था 1856 से 1862 के बीच था। 1857 के विद्रोह निम्न स्थान पर हुआ, जो उनको सही क्रम क्या है? तो 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा किया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर की गदर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यहाँ नाना साहब ने गदर का नेतृत्व किया। कानपुर में किसने? तो नाना साहब ने गदर का नेतृत्व किया था।
नाना साहेब का दूसरा नाम क्या है? तो धोंधूपंथ था। नाना साहेब का दूसरा नाम धोंधूपंथ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम धोंधूपंथ था। उन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 को में विद्रोह का नेतृत्व किया और उसकी सहायता तात्या टोपे ने की। और उनकी सहायता किसने किया? तात्या टोपे ने किया। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। सिविल सर्विस का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? तो 1858 ईस्वी में प्रभुसत्ता प्राप्त की थी। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजन किया गया था। इस घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। इलाहाबाद में किया गया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो टीपू सुल्तान इसमें 1857 नहीं, उससे पहले का है। मैसूर तात्या टोपे 1857 में था। रानी लक्ष्मीबाई थी और नाना साहेब थे। तात्या टोपे मैसूर युद्ध में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर में जो 1799 ईस्वी में होता अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद 1857 में नहीं थे। नाना साहब थे, मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, जबकि नाना साहब ने बिठूर क्षेत्र में तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपनी अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? तो सिपाहियों का विद्रोह 1857 में सिपाही का विद्रोह हुआ। तो उसके बाद 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था। स्वतंत्रता पूर्व काल में प्रथम वायसरॉय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम डाक टिकट शुरू किया गया था। लॉर्ड क्लाइव वार्रेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली में से कौन गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहा था? लॉर्ड ब्लेजली ने अपने को बंगाल टाइगर के नाम से कहा अपने आप को। भारत का गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखी किसने? लॉर्ड लिटन ने ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखी थी। कौन वायसराय बर्मा युद्ध से संबंधित है? तो डलहौजी और डफरिन दोनों बर्मा युद्ध से संबंधित है। डलहौजी और डफरिन दोनों बर्मा युद्ध से संबंधित है। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो इल्बर्ट बिल में यह कहा गया था। अंग्रेज द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप करा दिया जाता था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अनुसार सरकार को कोई आलोचना नहीं कर सकता था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जानता था? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में
जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना बायस लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती? तो बर्मा युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था। बंगाल के प्रसिद्ध कोसीजूरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ? वारेन हेस्टिंग के काल में कोसीजूरा केस घटित हुआ था। बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था? हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। क्या था? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय ने किया? तो कैनिंग ने। भारत में बजट व्यवस्था का कार्य किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक में से कौन गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के माध्यम बनाने का नेतृत्व? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का कार्य किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया? लॉर्ड मैकाले ने किया था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली हो गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो जीबी जोशी हाथ से काटकर हाथ से खादी के कपड़े पहनकर मतलब अपने हाथ से उसको सूत काट कर उसको खादी कपड़ा पहनकर गया था। पुनः सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। कौन थे? तो थे गणेश वासुदेवन जोशी मतलब जीबी जोशी। भारत में राजस्व एकत्र करने में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इस व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानी जाती है। इसी को इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 से 1827 में तक गवर्नर रहे। उन्हें कुल उपज का तीसरा भाग भूमि का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक चली। मुनरो ने जो भूमि कर व्यवस्था लगाया था लगभग कितने वर्ष तक? 30 वर्षों तक चली। निम्न में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो सर थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का शुरू किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था।
विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो डलहौजी ने भारतीयों को प्रवेश को संभव बनाया। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा संभव बनाया गया। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में तथा दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिनका चयन 1869 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेबुला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि शंकाओं से संबोधित किया। किसने? बर्क ने किया था। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर के तहत के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसी के समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में ले लिया गया। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। इसके काल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आरंभ किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत का था 1848 ईस्वी को में सतारा, 1849 में जयपुर, संभलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर तथा 1825 में करौली को अंग्रेज राज में मिला लिया गया। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 ईस्वी में अवध को भी विलय कर लिया गया। इसके बाद है
किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति अपनाया? किस? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो पंजाब पर। बाकी सतारा, नागपुर और झांसी को राज्य हड़प नीति के तहत ही अपने शामिल कर लिया था। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, जबकि सतारा 1848 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अपहृत किया गया। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा में बिछाया गया था। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू किया गया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 23 जुलाई 1957 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। यह 18 जुलाई को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के समय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। व्यापक सिद्धांत के अनुसार सतारा 1848 ईस्वी का विलय किया गया। लॉर्ड विलेजली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि 1799 ईस्वी में हुआ किया गया, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था। भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, जो कि एक भारतीय था। भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक गवर्नर जनरल बने रहे। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है और विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है? तो है कृषि सुधार। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। कौन था? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग किया गया था। इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था। अपर झेलम तथा लोअर बारी द्वाब नहरों का कार्य हाथ में लिया गया। इसी के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण नियम 1900 में पारित किया गया, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। कर्जन के शासनकाल में शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम 1904 बना। पुलिस सुधारों के तहत वर्ष 1902 ईस्वी में फ्रेजर कमीशन की भी गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो बंगाल के विभाजन हुआ है, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ। घटना यह नहीं घटा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले 1885 हुआ था।
उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1850 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल के भी 1905 ईस्वी में प्रत्न विभाग की स्थापना प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत हुआ एवं द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के कार्य में पारित किया था। वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों को गठित किया गया। 1904 ईस्वी में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन थे? तो रिपन। स्थानीय स्वशासन के अग्रगामी रिपन थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकार को यह आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक के वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासनों को सुपुर्द किया जा सकता है। इसके बाद भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई से प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बम्बई से थाने तक रेल यात्रा प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से भारत के इतिहास का ये वीडियो था और इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।